शनिवार की रात तकरीबन 11:30 बजे ऑफिस से निकलकर मैं अपनी बाइक से घर की ओर बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में सड़क खाली थी और हवा में हल्की ठंडक थी। कुछ ही दूर चला था कि मेरी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था और मदद के लिए इशारा कर रही थी। मैंने तुरंत बाइक रोकी, लेकिन तभी एक ऑटो वहां से गुजर गया। मैंने कहा, जी कहिए, क्या हुआ? वो गुस्से से बोली, मैंने ऑटो को रुकने का इशारा किया था। बड़ी मुश्किल से मिला था और आपकी वजह से वह भी चला गया। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी गलती से वो मुश्किल में पड़ गई थी। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या वह लिफ्ट लेना चाहेंगी, लेकिन उसने गुस्से में साफ इनकार कर दिया। मैंने फिर कहा, देखिए, रात काफ़ी हो चुकी है और आप अकेली हैं। इस वक्त यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। लेकिन वह अपनी जगह पर अडिग रही। मैंने सोचा कि शायद मुझे उसे छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने फैसला किया कि जब तक उसे कोई और सवारी नहीं मिल जाती, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। ठीक है, मैंने कहा, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं दूर खड़ा रहूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। करीब आधा घंटा और बीत गया। घड़ी ने 12 बजा दिए। मैंने दोबारा उससे कहा, देखिए, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। अब तक हम आधा रास्ता तय भी कर चुके होते, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी समझता था कि वह एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा, देखिए, मेरे घर में भी आपकी उम्र की एक छोटी बहन है। आप भी मेरी बहन जैसी हैं। मुझे इस वक्त आपको यहाँ अकेला छोड़ने में बहुत डर लग रहा है। कृपया मेरी बात मान लीजिए। उसके चेहरे पर थोड़ा डर का भाव आया, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। मैंने अपना पर्स निकाला और उसमें से अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, ये सब अपने पास रख लीजिए। जब आप अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं, तो इन्हें लौटा देना। अब तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने आधार कार्ड उठाया, पढ़ा और मेरे नाम को दोहराया, दीपक। मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम दीपक है। कृपया अब मना मत करिए। आपके घर में आपके मम्मी पापा और भाई बहन आपका इंतजार कर रहे होंगे। वैसे ही मेरे मम्मी पापा और बहन भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आपको जहाँ तक सुरक्षित महसूस हो वहाँ तक छोड़ दूंगा। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए मेरी बात मानी और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है? वह बोली, आप चलते रहिए, मैं बता दूंगी। हम करीब 1 घंटे तक चलते रहे, लगभग 40 किलोमीटर। रास्ते भर वो कुछ नहीं बोली। अचानक उसने कहा, बस यहीं रोक दीजिए। उसने बाइक से उतरकर एक गली की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनटों में वह मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने राहत की सांस ली कि वह अपने घर के पास पहुंच गई। घर लौटते लौटते रात के 3 बज चुके थे। पापा गुस्से में थे, मम्मी और बहन भी चिंतित थीं। मैंने बिना कुछ बताए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार की सुबह करीब 11 बजे मेरी बहन ने आकर मुझे जगाया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, भैया जल्दी उठो, नीचे कोई लड़की आई है, उसके साथ उसके मम्मी पापा भी हैं। क्या कोई लफड़ा कर दिया है? मैंने घबरा कर कहा, पागल हो क्या? मैं और लफड़ा? नींद में लड़खड़ाते हुए नीचे आया। जैसे ही देखा, वो वही लड़की थी। उसके साथ उसके मम्मी पापा खड़े थे। मुझे देखकर वह बोली, भैया हैरान हो गए ना? मैं यहाँ कैसे पहुँची? आपके पास में रखे आधार कार्ड और पते से मैं आपके घर का पता लेकर आई हूँ। कल रात आपने मेरी मदद की, लेकिन मैंने आपको शुक्रिया भी नहीं कहा। उल्टा आपके जरूरी दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। पहले थैंक यू और फिर माफ करना। आपने सही कहा था, मैं आपकी बहन जैसी ही हूँ। उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मेरी खूब तारीफ की।
उन्होंने हमें अपने घर आने का निमंत्रण दिया और चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने एक अच्छे बेटे और इंसान का फर्ज निभाया। लेकिन रात को मुझे बता देते तो मैं यूं परेशान न होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आपकी चिंता भी तो मेरी भलाई के लिए ही थी। उस पल मम्मी और बहन भी हमें गले लगा कर रोने लगीं। इस घटना ने मुझे मेरे पापा की एक सीख याद दिलाई, अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। उस रात मैंने इस जिम्मेदारी को निभाया और आज यह मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गया। दोस्तों, एक औरत का जीवन बहुत सी चुनौतियों से भरा होता है, चाहे वो घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इसी चुनौती और नारी के आत्मसम्मान से जुड़ी एक और किस्सा सुनते हैं। संध्या बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास माधवी जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिल भरना पड़े तो पता चले। संध्या ने मायूस होकर उनकी बात सुनी। पूजा करते करते उसकी आंखें भर आईं। संध्या की शादी को 3 साल हुए थे। शुरुआत के 2 साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक उसके पति विक्रम की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। उनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। विक्रम ने बहुत कोशिशों के बावजूद जब नई नौकरी नहीं पाई तो उसने अपने पिता मोहन जी से बात की। मोहन जी ने बेटे को ढांढस बंधाया, तुम घर आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की जरूरत नहीं। मोहन जी को डर था कि विक्रम अवसाद में न घिर जाए, इसलिए वे हर संभव मदद कर रहे थे। संध्या अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थी और जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। सास माधवी जी अक्सर ताने मारती, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे कदम इस घर के लिए शुभ थे। मुकेश की तरक्की होती गई, पर कुछ बहुएं ऐसी आती हैं जो पति का काम चौपट कर देती हैं। संध्या को ये बातें बाण की तरह चुभती। कभी माधवी जी कहती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो घर का खर्च 2 गुना हो गया है। संध्या का आत्मसम्मान बार बार घायल होता। मोहन जी अपनी पत्नी से बोले, माधवी क्यों हर बात का एहसान जताती हो? बहू इस घर की सदस्य है। इस समय हमारे बच्चों को सहारा चाहिए, न कि ताने। माधवी जी चुप रह जाती, पर सुधरती नहीं। एक दिन संध्या ने रोते हुए सुना कि माधवी जी अपनी बेटी कविता के किस्मत की तारीफ कर रही थीं। कविता अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। उनके कारोबार में खूब तरक्की हो रही है। संध्या सब समझ गई और अपने कमरे में जाकर आंसुओं में अपना दर्द छिपाने लगी। 8 महीने बाद विक्रम को मुंबई में नौकरी मिली। मोहन जी ने कहा, पहले वहां जाकर व्यवस्था कर लो, फिर संध्या और बच्चे को ले जाना। कुछ दिनों बाद विक्रम ने फोन किया, संध्या सब ठीक है, मैं 1 हफ्ते में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसी बीच कविता अपनी बेटी के साथ मायके आई। माधवी जी बहुत खुश हुई, लेकिन कविता के चेहरे की उदासी देखकर चौंक गईं। पता चला कि कविता के पति को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ है। 3 शोरूम बिक चुके हैं और बचे हुए 2 घाटे में चल रहे हैं। कविता ने रोते हुए कहा, सासू माँ हर वक्त ताने मारती हैं और एहसान जताती रहती हैं। मेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो गया है। माधवी जी को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सास को समझ नहीं है, ऐसे समय में सहारा देना चाहिए, तानों से क्या हासिल होगा। संध्या ने ये सुनकर कहा, मम्मी आपकी बेटी के लिए इतनी सहानुभूति अचानक कहाँ से आ गई? जब मैं इसी हालात से गुजरी थी तब आपने क्यों नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को भावनात्मक सहारे की जरूरत है? संध्या की बात सुनकर माधवी जी चुप हो गईं। मोहन जी ने कहा, माधवी याद रखो कि समय बलवान होता है। आज कविता का दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघल गया, लेकिन जब यही दुख तुमने संध्या को दिया तब तुम्हारा दिल क्यों नहीं कांपा? माधवी जी को अपने किए पर गहरी आत्मग्लानि हुई। उन्हें लगा कि उनकी बहू के साथ किए गए व्यवहार की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है।
माधवी जी ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे अपनी बेटी की स्थिति को संभालेंगी और बहू के दिल में अपनी जगह बनाएंगी। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।